नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष मोहपाल हिमालय क्लासेस हनुमानगढ़ से। हमारा टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी और आज का टॉपिक है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। आज हम पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत की लंबाई और चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भारत के संदर्भ में ग्लोब का ज्ञान होना चाहिए। तो टॉपिक है हमारा भारत की अवस्थिति या स्थिति और विस्तार। इन दोनों चीजों के लिए हमें सबसे पहले ग्लोब या पृथ्वी के प्रारूप का ध्यान होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले पृथ्वी का प्रारूप या प्रतिरूप तैयार करना पड़ेगा, ग्लोब तैयार करना पड़ेगा। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। उसके बाद में उस ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक है और कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर के मध्य भारत स्थित है, ये बात आज हम अपने इस लेसन में करेंगे। तो चालू करते हैं। हमें सबसे पहले ग्लोब के बारे में देखना है। ग्लोब, तो हम ग्लोब का डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। उत्तरी ध्रुव और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइन है ये अक्ष कहलाती है और ये हमारा दक्षिण ध्रुव। तो साथ ही साथ नोट कर लेते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। अब पृथ्वी पर इस पृथ्वी को या पृथ्वी प्रारूप को अगर हम दो भागों में बांटें तो इसके बीच में या बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है या काल्पनिक रेखा है मानी जाती है। इसकी बात करते हैं। इसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके अलावा दो और प्रसिद्ध रेखाएं हैं। यह है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, और एक ये है, इसे कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के द्वारा हमने पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाला आधा हिस्सा पृथ्वी का कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला आधा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अक्षांश और देशांतर की। बाद में हम अलग अलग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसी लाइन लगी होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से। ये कहलाते हैं अक्षांश। इन्हें हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी देशांतर की। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं देशांतर। विस्तार से हम इनकी चर्चा बाद में करेंगे।
एक बार इस प्रारूप में हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं दिशांतर कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा को समकोण पे काटती है, या यूं कहें अक्षांशों को समकोण पे काटती है। ये हमारी रेखाएं जो है दिशांतर कहलाती है। दिशांतर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, दिशांतर कहलाते हैं। दो दिशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर जो होती है मैक्सिमम होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह में बात करते हैं। यहाँ जो रेखा दो दिशांतरों के बीच की दूरी होती है, ये होती है 111.32 किलोमीटर, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ये दो दिशांतों के बीच की दूरी मध्य रेखा पे मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, ये होती है 111 किलोमीटर, ये होती है। ये मध्य रेखा है, ये 0 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पर स्थित है, और ये ध्रुव जो है ये 90 डिग्री का एंगल, और ये ध्रुव जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब तक हमने भूमध्य रेखा और मकर रेखा की बात की, हमने अक्षांश और देशांतर की बात की, इन दोनों के बीच की दूरी की बात की। अब हमें अक्षांश और देशांतर की अलग अलग बात करनी है, उनकी विशेषताओं की बात करनी है। अक्षांश क्यों विशेष है इसकी बात करनी है, देशांतर क्यों विशेष है इसकी बात करनी है। तो अब हम इसमें दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला होगा हमारा अक्षांश, लैटिट्यूड, और दूसरा होगा हमारा देशांतर, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश क्यों विशेष हैं, कैसे खींचे जाते हैं, इनके बाद फिर हम देशांतर की बात करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आगे हम फिर बात करते हैं। स्टार्ट कर दे। अब हम अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे। पहला अक्षांश और उसके बाद में देशांतर विशेषताओं की बात करेंगे। अक्षांश, देशांतर। चलो, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और इस पर हमारे ये अक्षांश। इनकी हमें बात करनी है। तो स्टार्ट। अक्षांश होते हैं, देखो ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे हम एंगल बनाए, कोण बनाए, और इस तरीके से यहाँ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे। इस 1 डिग्री को 1 डिग्री से मिला दें, 2 डिग्री को 2 डिग्री से मिला दें, 3 डिग्री को 3 डिग्री से मिला दें, ऐसे करते करते हम यहाँ 90 डिग्री तक बनाएंगे। तो पहली बात तो ये कि पृथ्वी के केंद्र से
कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाते हैं। तो लिख देते हैं पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर खींची गई कोणात्मक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। दूसरा, भूमध्य रेखा की सारी रेखाएं समांतर होती हैं। ऐसे खींची जाएंगी तो सारी सारी इसके समांतर होती है, लिख देंगे अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। तीसरा, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो दूरी ज्ञात करने के लिए और ताप कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए खींची जाती है, तो उनको भी मेंशन करेंगे हम। अक्षांश रेखाएं दूरी व ताप कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए खींची। दूसरा, अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 90 होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती है। इसके लिए हमने पहले पढ़ा था, ये 0 डिग्री पर है और ये 90 डिग्री है। इस तरीके से ये भी गोलार्ध 90 डिग्री पे है, दक्षिणी गोलार्ध ये रहा। हमने 1 डिग्री पर एक रेखा, 2 डिग्री पर 2 रेखा, ये 23.5 डिग्री पर 24 डिग्री, 25 डिग्री, यहाँ आते आते हमने लिखी 26 डिग्री वाली 60 डिग्री वाली लाइन, ये है 70 डिग्री वाली लाइन, ये है 80 डिग्री वाली लाइन और ये है 90 डिग्री वाली लाइन। 1 डिग्री पर एक अक्षांश और 90 डिग्री पर 90 अक्षांश। तो ये हमने पढ़ा था, ये पूरा पूरा जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध का नाम है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश है वो होगी टोटल 90। इस तरीके से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध 1 डिग्री पर 1, 2 डिग्री पर 2, 60 डिग्री पर 60 लाइनें, 70 डिग्री पर 70 लाइनें, 80 डिग्री पर 80 लाइनें और 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री और यहाँ तक 90 लाइनें। तो दक्षिण गोलार्ध में कितनी लाइनें होंगी? 90 लाइनें होंगी। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिण गोलार्ध में 90 अक्षांश प्लस एक ये भूमध्य रेखा वाला अक्षांश, ये भी अक्षांश है, एक अक्षांश है। तो कुल मिला के हमें केज में मिलता है कि कुल अक्षांश कितने हो गए? 90 और 1 और 90 टोटल हो गए 181 अक्षांश रेखाएं। जबकि केज में हमें ये 179 के रूप में भी मिलती है ये अक्षांश। थोड़ा सिंपल तरीके से देखें तो अक्षांश रेखाओं का मतलब ये डॉट है, बिंदु है और ये भी बिंदु है। अगर इन दोनों को इसमें से घटा दें तो बचता क्या है? 179 अक्षांश। ये रेखाएं भी हैं, डॉट है 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में, इन दोनों को हटा दिया जाए, लाइन तो ये है, कोणात्मक दूरी तो ये है। हमने यहाँ से देखा 1 डिग्री पर या 60 डिग्री पर एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ निशान लिया और एक यहाँ से यहाँ लगाया, दोनों को मिला दिया ऐसे। तो यहाँ किसको मिलाने के लिए है नहीं, डॉट है, तो रेखा तो यहाँ बनेगी नहीं। इस तरीके से ये 2 रेखाएं तो है नहीं, डॉट है, इनको 2 को कम कर देंगे तो बनेगा 179 डिग्री, सॉरी 179 लाइनें जो है वो
अक्षांश के रूप में गिने जाते हैं। उसके बाद में लिख देते हैं कुल अक्षांश 179 ब्रैकेट में 181 रेखाएं। अक्षांश रेखाएं उसके बाद में दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। ये दूरी 111 किलोमीटर, ये दूरी 111 किलोमीटर, ये दूरी 111 किलोमीटर और ये दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर रहते हैं। तो लिख देते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। आपको इसे लगभग क्यों लिखा? लगभग इसलिए लिखा कि भूमध्य रेखा से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी की गोलाई के कारण दो अक्षांशों के बीच की दूरी में बढ़ोतरी होती है, या यूं कह सकते हैं दूरी बढ़ती है। तो ये भी मेंशन करेंगे हम, अभी लिखेंगे ध्रुवों की तरफ जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। दूसरा, ये अक्षांश कभी भी इसको स्पर्श नहीं करेगा, ये अक्षांश कभी भी इसको स्पर्श नहीं करेगा। ये बात हम ऊपर नोट कर रहे हैं। ये बीच वाला जो 89 डिग्री वाला अक्षांश है, ये 90 डिग्री वाले को स्पर्श कहीं नहीं कर रहा है और 79 डिग्री वाले को स्पर्श कहीं नहीं कर रहा। ये 80 है, इससे पहले वाला 79 होगा, इसके बाद 81 होगा। तो ये एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो हम ये भी लिखेंगे अक्षांश एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। कुछ बातें और भी हैं अक्षांशों को लेकर, वो भी नोट कर लेते हैं साथ के साथ। ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान घटता है तथा जैव विविधता में भी कमी आती है। कारण ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। कारण है कि जो सूर्य है वो इन दो रेखाओं के बीच में मूव करता है, घूमता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो वो ना तो उत्तरी ध्रुव तक जा पाता है, ना ही दक्षिण ध्रुव तक जा पाता है। तो यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, या यूं कहें शीत कटिबंध के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर जैव विविधता की भी कमी रहती है। तापमान यहाँ पर हमेशा कम रहता है और बीच पर या बीच वाले हिस्से पर भूमध्य रेखा पर तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। तो ये थी हमारी अक्षांशों की कुछ विशेषताएं। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी जो होती है, कोणात्मक रेखाएं जो होती हैं, वो अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। वो अक्षांश रेखाएं दूरी व ताप कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए खींची जाती है या ताप को कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। कुल अक्षांश
179 या 181 रेखाओं के रूप में गिने तो 181 हो जाएंगी, सॉरी 179 हो जाएंगी। अक्षांशों की बात करें तो 181 है। अक्षांश रेखा 179 है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ध्रुव की तरफ जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, थोड़ा नोट कर लेते हैं हम। अक्षांश एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। ध्रुव की तरफ जाने पर तापमान घटता है तथा जैव विविधता में भी कमी आती है। इसके अलावा एक बात और भी है, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटते हैं। इसके अलावा अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है। सबसे बड़ी जो रेखा या अक्षांश हम कहते हैं वो होती है मध्य रेखा वाली लाइन या विषुवत रेखा वाली लाइन, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट यहां पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, सबसे छोटा अक्षांश 90 डिग्री जो पॉइंट पे होता है वो माना जाता है। तो हमने ये अक्षांश से जुड़ी कुछ बातें की। अब हमें बात करनी है दिशांतर से संबंधित। तो एक जो विश्व का मानक समय निर्धारित करती है ये रहा। तो देखो आप, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है देशांतर। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है? मध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनकी बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ पर पृथ्वी की मोटाई सर्वाधिक है और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनकी बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। देशांतर एक दूसरे को ध्रुवों पर स्पर्श करते हैं। देशांतर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे हमने अक्षांश की बात की थी, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो हमें यहाँ नोट करना पड़ेगा पॉइंट के रूप में। पहला जो है देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखा है। देशांतर दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
देशांतरों के बीच की दूरी 0 होती है, 0 डिग्री होती है। यहाँ पर सभी देशांतर उत्तरी ध्रुव पर आकर मिल जाते हैं और उनके बीच की दूरी 0 होती है और इस तरीके से दक्षिण गोलार्ध में भी है, तो यहाँ पर भी आकर 0 के बीच की दूरी हो जाती है। अब लिखते हैं कुल देशांतर होते हैं। कुल देशांतर 360 होते हैं। 1 डिग्री पर 1, 2 डिग्री पर 2, 3 डिग्री पर 3 और चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो टोटल बनेगा 360 डिग्री का। जब 1 डिग्री पर 1 देशांतर तो 360 डिग्री पर 360 देशांतर खींचे जाते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी 11.32 किलोमीटर होती है। देशांतर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर खींचे जाते हैं। ये खींचे जाने वाली रेखाएं होती हैं। देशांतर दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 होती है। कुल देशांतर 360 होते हैं और देशांतर समय का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। एक छोटी सी बात बीच में रह गई थी, पृथ्वी हमेशा जो मूव करती है वो ऐसे करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी आपको जरूर था बताना। कुछ और है ध्यान देते हैं हम देशांतर अक्षांशों को समकोण पर काटते हैं। नेक्स्ट है 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे या गोर कहा जाता है। तो ये हमने देशांतरों की बात की। देशांतर तो कितने होते हैं, देशांतर कहाँ से कहाँ खींचे जाते हैं, देशांतरों के 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है और जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, ये सारी बात हमने यहाँ पर की। तो हमने अब तक अक्षांश और देशांतर की बात की। अब हमें आना है बाढ़ की स्थिति के बारे में। अब हमें नॉलेज हो चुका है अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर क्या स्थिति रखते हैं। अब हमें बाढ़ की स्थिति के बारे में बात करनी है। पता था कि ये जो गोलार्ध है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी क्रम में अगर हम ऐसे तो हिस्से ना कर पृथ्वी को ऐसे तो हिस्सों में बांटे इस तरीके से, तो ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये कहलाता है आधा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध। हम यहाँ थोड़ा देखें डायग्राम पहले से रफ कर लेते हैं। हमने ग्लोब की बात की। ग्लोब थोड़ा सा सही नहीं बनाई है। ये उत्तरी ध्रुव था, ये दक्षिण ध्रुव था। हमने पृथ्वी को ऐसे दो हिस्सों में बांटा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध। ऐसे ना बांट कर हम पृथ्वी को ऐसे बांटे हैं 2 हिस्सों में, तो ऐसे बांटते 2 हिस्सों में पृथ्वी को, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे ना बांटकर हम इस पृथ्वी को इस तरीके से या ग्लोब को इस तरीके से बांटे या काटे। तो ये तो आपने बताया था पहले कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, और ये था हमारा
दक्षिणी गोलार्ध। हम इस हिस्से की बात करें कौन सा गोलार्ध है हमारा, ये पूर्वी वाला, ये उत्तरी वाला, तो इसको बोलेंगे हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। इसी क्रम में इसकी बात करें तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, इसकी बात करें दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध माना जाता है। एक छोटी सी बात जो पहले रह गई थी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके दिमाग में भी प्रश्न चल रहा होगा, जो 23.5 डिग्री वाली बात थी वो आपको बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में आगे चलेंगे हम। मैंने बताया था 1 डिग्री ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 23.5 डिग्री पर हमने एक रेखा खींची थी जिसका नाम था कर्क रेखा। कर्क रेखा ये थी 23.5 डिग्री। और दक्षिण गोलार्ध में भी हमने रेखा खींची थी जिसका नाम था मकर रेखा। ये है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर थी। अब ये 23.5 को ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट। ये क्या मैटर है, इसके लिए हम देखना पड़ेगा कि जैसे मान लिया ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। हमने बात की थी कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है। इस 111 किलोमीटर की दूरी को हम 60 हिस्सों में बांटते हैं। ये भी 111 है, ये भी 111 है और ये भी 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर की दूरी को हम 60 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ आते आते ये हिस्से हो गए 30 या 12 और यहाँ आते आते ये टोटल हो गए 60। कितने हिस्से हैं ये? 60 हिस्से। और 60 हिस्से जैसे पूरे होते हैं 1 डिग्री बढ़ जाती है, एक से क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में लगभग 60 हिस्से होते हैं। इन 60 हिस्सों को कहा जाता है 60 मिनट। 60 मिनट कहा जाता है। अब हमें कोई शहर को ढाणी जो है वो कस्बा नगर यहाँ पर स्थित है, तो इसको हम कैसे बताएंगे कितने डिग्री अक्षांश पे है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री और इन मिनट इनको मिलेंगे जो हिस्से जो बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 1 डिग्री और 10 मिनट पर कोई भी शहर आता है, ढाणी आती है, कस्बा आता है, उसका नाम हम लिखेंगे। हम उसके बारे में बताएंगे कि वो शहर, वो ढाणी, वो नगर, वो कस्बा 1 डिग्री और 10 मिनट पे स्थित है। ऐसे ना होकर कोई शहर, को ढाणी, को कस्बा मान लिया यहाँ पर स्थित है तो हम क्या बताएंगे, 30 तक यहाँ तक तो है, 31 32 33 हम लिखेंगे 1 डिग्री और 33 मिनट पर ये शहर, ये ढाणी, ये कस्बा स्थित है। अब हम वहाँ की बात करते हैं। हमने लिखा था 23 डिग्री, ये था 23 डिग्री और ये है 24 डिग्री। दोनों के बीच में हिस्से कितने हैं? 60 और इसका पूरा 1 डिग्री है, इसका आधा कितना होता है? 30 मिनट होता है। जो कर्क रेखा है वो यहाँ पर स्थित है, ऐसे मतलब 23 और 24 डिग्री के बीच में कर्क रेखा स्थित है। ये है कर्क रेखा। तो हम इसे क्या लिखें, 23 डिग्री तो ये हो गया प्लस आधा डिग्री है या 30 मिनट हम देंगे 30 मिनट, ऐसे लिख दें। चाहे पूरा पूरा 1 डिग्री है, इसका आधा है तो हम लिख देंगे आधा डिग्री। क्या लिखेंगे? आधा डिग्री। तो हम ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं, ये रहा आधा डिग्री 23.5 डिग्री। सब इसकी बात अक्षांश में करें चाहे इसकी बात देशांतर में करें, इसको ऐसे। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है पश्चिमी गोलार्ध। इसमें भारत की स्थिति कहाँ है? तो हम क्या देंगे, भारत जो है, भारत की स्थिति यहाँ है। भारत ऐसे है। पहली बात तो भारत किस गोलार्ध में है? मैंने अभी बताया था ये जो हिस्सा है क्या कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला जो टॉपिक हमारा ये होगा, हमने अक्षांश देशांतर किस लिए पढ़े हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, इसका देशांतीय विस्तार है वो कितना है। तो ये जो अक्षांश है ये कौन सा है, प्लस ये जो अक्षांश है ये कौन सा है? ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार।
फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये देशांतर जो भारत को स्पर्श करता हुआ जा रहा है ये, और दूसरा ये देशांतर जो भारत को स्पर्श करता हुआ जा रहा है ये रहा। तो ये जो देशांतर है अक्षांश है पहला, किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या हम ये भी कह सकते हैं अक्षांशों के लिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और देशांतरों के लिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जो अक्षांश है ये है 8 डिग्री और 4 मिनट। ये 4 मिनट वाली बात आपके समझ में आ चुकी होगी। और ये जो लास्ट है ये है 37 डिग्री और 6 मिनट। ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। जो पहला देशांतर है ये है 68 डिग्री और 7 मिनट, और ये जो देशांतर है ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। तो ये तो हुआ भारत का देशांतरीय विस्तार। और ये हुआ भारत का अक्षांशीय। तो मित्रों ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताओ। बड़ा साफ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी हम कह सकते हैं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। थोड़ा हमें ये देखना है कि 68 से लेकर 97 के बीच में कुल कितने देशांतर आ रहे हैं। बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट माइनस कर देंगे। 15 में 7 गया 8, 1 ये तो मिनट, और 17 में से 8 गया 9, और ये हुआ 2। तो 29 डिग्री और 18 मिनट जो है ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। और इस तरीके से इसमें से ये घटा देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री और 4 मिनट माइनस कर देंगे। तो ये हुआ 2, और 17 में से 8 गया 9, और ये 2। तो ये हुआ 29 डिग्री और 2 मिनट। ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कुल कितना है 29 डिग्री और 18 मिनट, और देशांतरीय अक्षांशीय जो विस्तार है वो है 29 डिग्री और 2 मिनट। बड़ा साफ साफ है, ये 16 मिनट ज्यादा है इससे। इसका मतलब भारत की लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा अंतर नहीं है। 29 लाइनें ऐसे हैं जिनको हम अक्षांश कहते हैं, और 29 लाइनें ही खड़ी लाइनें हैं जिनको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इस भाग को अगर बाहर हम यहाँ रखकर देखना चाहें, भारत का मैप यहाँ बना लेते हैं एक बार। ये भारत का मैप है। मैंने बताया ये जो अक्षांश है सॉरी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो देशांतर है ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। इस तरीके से दोनों के बीच में जो लाइनें आती हैं हमने वहाँ निकाली है 29, तो ये हुआ 29 डिग्री और 18 मिनट, या लगभग हम कह सकते हैं 30 लाइनें दोनों के बीच में स्थित है। ये रहा। तो हमने अब तक भारत के अक्षांश और देशांतर की बात की। अब हमें बात करनी है भारत का मानक समय जो है वो रेखा कौन सा देशांतर है। समय का निर्धारण करते जो देशांतर रेखा है, तो भारत का मानक समय वाला जो रेखा है देशांतर रेखा वो कौन सी है, उसके बारे में हमें देख। अब तक हमने बात की अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश व देशांतर तो चर्चा हो चुकी थी हमारी। ये भारत है, भारत में ये अक्षांश ये देशांतर और ये देशांतर, और ये अक्षांश और ये अक्षांश। तो ये तो बता दिया था आपको 8 डिग्री 4 मिनट, और ये था हमारा 37 डिग्री और 6 मिनट। ये देशांतर जो है देशांतर ये 68 डिग्री और 7 मिनट, और ये था 97 डिग्री और 25 मिनट। अब हमें भारत की लंबाई और चौड़ाई यूँ कहते हैं पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई कितनी है, उसके लिए हम इस मैप का सहारा लेंगे। तो ये जो हमारा राज्य पड़ता है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और ये जो राज्य पड़ता है हमारा इसका नाम है गुजरात।
ये जो राज्य पड़ता है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो राज्य हमारा इसका नाम है तमिलनाडु। ये दिशा हमारी पूर्व है और ये दिशा हमारी पश्चिम है, ये दिशा हमारी उत्तर है और ये दिशा हमारी दक्षिण है। हमसे पूछें कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताओ, तो हमें यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना है, और यहाँ से शुरू करना है और हमें यहाँ तक लेके आना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, और ये जो लाइन है ये भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। ये जो जगह है, ये स्थान जो है, ये है किब्थू, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो स्थान है इसका नाम है गोहर माता या गौर माता, जिला कच्छ और गुजरात। तो ये हमारा पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक बात करें तो ये है इंदिरा कौल, और ये है हमारा कन्या कुमारी या कुमारी अंतरिक्ष इसको कहा जाता है। ये दो पहले भाग की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई है। पूर्व से पश्चिम तक है, ये लंबाई है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक है, ये है 3214 किलोमीटर लंबाई। एक आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु ये न होकर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, ये रहा। तो ये जो स्थान है ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, या इसे कहा जाता है पार्सन पॉइंट, ये कहा जाता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा इसे कहा जाता है अंडमान, और इसे कहा जाता है निकोबार। निकोबार में भी नीचे वाला द्वीप जो है इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ऊपर वाला जो है निकोबार का हिस्सा, इसे कहा जाता है कार निकोबार। दक्षिण बिंदु इस कन्याकुमारी से नीचे ही है, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पड़ता है हमारा 6 डिग्री और 45 मिनट, ये स्थित है हमारा ग्रेट निकोबार या निकोबार के अंदर स्थित दक्षिणतम बिंदु, जो वर्तमान में सुनामी उपरांत हो चुका है। तो ये भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक प्रयाणी के भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसका नाम है पार्सन पॉइंट। ये निकोबार के ग्रेट निकोबार तक ढाल पर स्थित है, और ये जो अक्षांश है वो है 6 डिग्री और 45 मिनट। ये अब हमने जम्मू कश्मीर का जो मैप बनाया है इस तरीके से, ये जम्मू कश्मीर है। नीचे इधर पंजाब और इधर हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश। इसमें हम देखा कि यहाँ से लेकर ये जो लाइन है, और उसके बाद में एक लाइन, ये लाइन है हमारी, और उसके बाद में एक लाइन हमारी ये लाइन। इस जगह का नाम है माधोपुर, इसका नाम है संगम। ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है PTNJ 98, और ये जो पॉइंट हमारा ये कहलाता है इंदिरा कौल। ये जो हिस्सा है ये है
सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ा सा हम आएंगे तो यहाँ भी बात कर लेते हैं। यह हिस्सा है अक्साई चीन का, जिस पर अधिकार वर्तमान में चीन का है। इसके बारे में नोट कर लेते हैं। यह है अक्साई चीन, किसके अधिकार में है? ये चीन के अधिकार में। ये जो हिस्सा है इसका नाम है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में सबको पता है। 2 जुलाई 1972 को निर्माण किया गया। किस किस के बीच में समझौता हुआ? समझौते का नाम था शिमला समझौता। वो पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की इंदिरा गांधी के मध्य समझौता हुआ था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के प्रधानमंत्री वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में समझौते के तहत यह LOC का निर्माण किया गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन LOC के PTNG 9842 से लेकर इंदिरा कोर तक, इस लाइन को कहा जाता है AGPN। क्षेत्र में है, इसके ऊपर वाला बिंदु है ये इंदिरा कोर कहलाता है। यहाँ तक हमारा अधिकार है। भारत का उत्तरी बिंदु ये इंदिरा कोर कहलाता है। और ये माधवपुर से लेकर संगम तक जो दूरी है लगभग 198 किलोमीटर है। LOC की लंबाई 778 किलोमीटर है और ये AGPN की लंबाई 150 किलोमीटर है। इंदिरा कोर जो बिंदु है हमारा, वो POK के इस स्थान पर स्थित है। ये तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमने पृथ्वी पर अक्षांश दिशांतर के बारे में पढ़ा, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बारे में पढ़ा। हमने दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पार्सल पॉइंट, इसके बारे में पढ़ा। अब वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आज हम इसे यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो के अंदर हम भारत की स्थिति के बारे में, भारत को स्पर्श करने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में, इनको स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में, इन साथ लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई के बारे में, ज़्यादा सीमा रेखा किसकी है, कम किसकी है, इसके बारे में। दूसरा, भारत की तटीय सीमा रेखा या जलीय सीमा रेखा, इसके बारे में। तटीय सीमा रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा, कम सीमा रेखा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में चैनल की बात करेंगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो निरंतर हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत।